चलिए हम टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए रिवीजन शुरू कर रहे हैं आज। तो पाठ 7 के प्रश्नों के उत्तर 7 एवं 8 का रिवीजन करेंगे हम। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? उत्तर है कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो हम यह नहीं मानते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती हैं, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है। परंतु उसमें कुछ ही किताबों के साथ ऐसा होता है। अधिकतर किताबें एक व्यक्ति के बाद अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में जाती हैं, वे बेकार नहीं होती हैं। उनके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त होता है। यदि ऐसा ना होता तो आज पुस्तकालय नहीं बने होते। कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? तो हम कागज़ के पन्नों की किताब को ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, कागज़ के पन्ने वाली किताब को हम कहीं भी सरलतापूर्वक उठाकर ले जा सकते हैं। इसके विपरीत टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को उठाकर ले जाना कठिन होगा। यदि उठाकर ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध हो, फिर भी यह किताब की तुलना में अधिक भारी होगी। कागज़ के पन्ने वाली किताब को कभी भी और कहीं भी पढ़ा जा सकता है, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को कहीं नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए हर समय बिजली की आवश्यकता होगी। यदि इसे चार्ज भी किया जा सके तो एक निश्चित समय के लिए ही इसे चलाया जा सकेगा। चार्ज समाप्त होने पर यह बंद हो जाएगी। कागज़ के पन्ने वाली किताब के साथ यह परेशानी नहीं आएगी। नंबर 3, कागज़ के पन्ने वाली किताब में आने वाला खर्च एक बार होगा, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब पर बार बार बिजली आदि का खर्चा करना पड़ेगा। नंबर 4, कागज़ के पन्ने वाली किताब को आवश्यकता अनुसार पढ़ा जा सकेगा, परंतु बिजली के पर्दे पर चलने वाली किताब को एक बार में ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा उसे दोबारा आरंभ से चलाना पड़ेगा। अगला है, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, तो पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो कागज़ से पहले की छपाई भोजपत्रों, छालों, लकड़ी और धातु से बने पत्रों पर होती थी। मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तार पूर्वक और अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मशीन से यह ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक अध्यापक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत मशीन से सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अध्यापक से पढ़ते समय डांट खाने का डर लगा रहता है। मशीन से पढ़ते समय ऐसा डर नहीं लगेगा। मशीन हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। अध्यापक से पढ़ते समय हमें उनके कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। तो आज विज्ञान की तरक्की से समाज में और हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। कुछ सालों बाद विज्ञान की तरक्की से हो सकता है कि जीवन में सुविधाएं और बढ़ जाएं। पेन, आने वाले समय में हो सकता है कि लिखने के लिए पेन को पकड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। पेन अपने आप ही हमारी सोच के अनुसार लिखने लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेन की ज़रूरत ही ना पड़े, सारे काम कंप्यूटर से ही टाइप करने से हो जाएं। घड़ी, भविष्य में शायद घड़ियां समय बताने के साथ साथ मोबाइल का काम करें। इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। टेलीफोन, मोबाइल, टेलीफोन विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। आज मोबाइल फ़ोन से हम सिर्फ एक दूसरे से बातें ही कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद मोबाइल फ़ोन द्वारा हम किसी को कुछ सामान भी भेज सकें। टेलीविज़न, टेलीविज़न आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल, घर की सुरक्षा प्रणाली आदि का भी कार्य
करने लगे। आने वाले समय में घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग हो, घर के सारे बिजली से चलने वाले उपकरण सौर ऊर्जा से कार्य करें। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों इनकी क्या कीमत थी और इनका कितना दाम है बताना है। तो आलू 10 रुपये प्रति किलो, पहले 2 रुपये प्रति किलो था। लड्डू 150 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो था। शक्कर 40 रुपये प्रति किलो, पहले 5 रुपये प्रति किलो थी। दाल 75 रुपये प्रति किलो है, पहले 16 रुपये प्रति किलो थी। चावल 25 रुपये प्रति किलो, पहले 5 रुपये प्रति किलो। दूध 39 रुपये प्रति किलो, पहले 10 रुपये प्रति किलो था। सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं? तो व्यक्तिगत में फिल्म देखने के लिए, नई नई खबरें जानने के लिए, किसी विषय पर खोज करने के लिए। सार्वजनिक में चित्र बनाने के लिए, व्यापार का हिसाब किताब कर रखने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। चलिए अगला है, बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे का, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक किस घर में रहता था। खा, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? यदि कोई और अर्थ भी हो तो वह भी आप बता सकते हैं। तो उत्तर है खा। यह बच्चा लेखक के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था। वह बच्चा गूंगा था, इसलिए और बच्चों से मिल नहीं पाता था, अतः वह बच्चों के लिए अनजाना रहता था। अगला है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? का, चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो इसका उत्तर है डर के रूप में। छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? खा, घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जिसे परीक्षा में देखा जाता है। गा, या डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल जाया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। तो इसका उत्तर है संदेश। हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनमें से संदेश का भाव इस बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता और इशारे से समझाता है, परंतु कोई समझ नहीं पाता, इसलिए वह छटपटाता रहता है। अगला है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो बच्चा निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस करता है। नंबर 1, वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं। नंबर 2, उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं। नंबर 3, उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं। नंबर 4, बच्चे यदि उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं। अगला प्रश्न है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए हैं, इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? आंख दिखाना, नज़र चुराना, आंख का तारा, नजरें फेर लेना, आंख पर पर्दा पड़ना। आंख दिखाना मतलब डराना। आंखें दिखाकर माँ अपने सारे काम करवा लेती हैं। नंबर 2, नज़र चुराना, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना।
श्याम से जब चोरी के बारे में पूछा गया तो वह नजरें चुराने लगा। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 7, 8 और 9 के प्रश्नों के उत्तर की पुनरावृत्ति करी। तो आपको इन पाठ के प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से याद करना है और इनको बिना देखे लिखकर देखना है। ठीक है, अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।